वेलकम बैक बच्चों, आरंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें आपने फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो मैंने अपलोड किया था। इसके जो प्रीवियस जो है टॉपिक्स मैंने करवाए थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं। आगे जो है आपका शहरों में माल की आवाजाही है ना, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन सिटीज। अगर हम बात करें शहरों में माल की आवाजाही, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें जो है मेसोपोटामिया वालों के पास थी और कौन कौन सी चीजें इनके पास नहीं थी। जैसे हम बात करें कि भाई मेसोपोटामिया वालों के पास, मेसोपोटामिया के लोगों के पास जो है खाद्य संसाधन जो है ना, फूड रिसोर्सेज काफी अच्छे थे, काफी समृद्ध थे इसमें, लेकिन इनके पास खनिज संसाधन की अभाव था। जैसे हम बात करें खनिज संसाधनों में और बाकी चीजों में, तो कौन कौन सी चीजों का अभाव था इनके पास। तो जैसे इनके पास जो है नाव बनाने के लिए या गाड़ियां बनाने के लिए, ठीक है, बैलगाड़ी वगैरह, इनके लिए जो है इनके पास मजबूत लकड़ी नहीं थी। खजूर और पोपलार के जो थे लकड़ी इनके पास, खजूर या पोपलार के, ये कोई खास जो है इसके काम आते नहीं थे। जो खास जो है इसकी लकड़ी काम आती नहीं थी। इसके अलावा जो है यहाँ पे पत्थर उत्तर तो थे, लेकिन ऐसे पत्थर जिनसे मूर्तियां बनाई जा सके, प्रीशियस स्टोन जिसे बोलते हैं, वो भी नहीं थे। तो अगर हम कीमती पत्थरों की बात करें तो कीमती पत्थर भी इनके पास नहीं थे। और क्या कौन सी चीजें नहीं थी इनके पास, तो और जो है धातु जो होते हैं, जैसे कि भाई आभूषण बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए धातु वगैरह जो है ये भी इनके पास नहीं थे। तो आप इतना समझ गए कि इनके पास खाद्य संसाधन तो भरपूर थे, लेकिन जो इनके पास जो बाकी चीजें हैं जो उनकी कमी थी। ठीक है। अब जो इसके आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के जो देश थे, उनके पास ये अपोजिट था कि भाई उनके पास खाद्य संसाधनों में थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन जो मेटल्स या मिनरल्स वगैरह थे ये भरपूर थे उनके पास। तो अब क्या हो सकता है कि अब इनके बीच में ट्रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चलिए देखते हैं। तो ट्रेड होता था किनके बीच में, ट्रेड होता था जो है मेसोपोटामिया और अन्य देशों के बीच में। सबसे पहले देखते हैं कि मेसोपोटामिया कौन कौन से गुड्स को आयात करते थे। जैसे कि लकड़ी गुड्स हो गए, तांबा कॉपर हो गया आपका, रांगा टिन हो गया आपका, सोना हो गया, चांदी हो गया, पत्थर हो गए जो प्रीशियस स्टोन बोलते हैं आप लोग, और सीपी हो गए। ये वो चीजें थी जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो है जो निर्यात करते थे वो क्या था, तो निर्यात जो करते थे, एक्सपोर्ट जो करते थे, वो ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट करते थे। जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, मीट हो गया, लेदर हो गए, ये सारी चीजें जो है वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ जो है जो एग्री बेस्ड जो चीजें है, प्रोडक्ट है, जैसे कि अनाज हो गए या फिर कई बार जो टेक्सटाइल की चीजें हो गई, ये सारी चीजें जो है वो क्या करते थे, निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अगर हम बात करें कि कहाँ से करते थे, तो तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देश से। और कहां से, तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देश से। ये गल्फ लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। खाड़ी पार के देश से आयात निर्यात जो है इनका चलता था। ठीक है। अब आता है कि भाई यहाँ पे ये जो इतने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जो आयात निर्यात कर रहे हैं, या फिर इतने दूर के क्षेत्रों से जो इनका संबंध है, क्या ये सामाजिक संगठन के बिना पॉसिबल है? नहीं, सामाजिक संगठन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। इनके पास जरूर सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करते थे, तो साउथ मेसोपोटामिया के लोगों ने ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना रखे थे। तो अब तक क्लियर हो गया आपका कि भाई मेसोपोटामिया के लोग किन चीजों का आयात करते थे, किन चीजों का निर्यात करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया कौन सी चीजें भरपूर मात्रा में थी, किन चीजों की कमी थी। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि इन सभी चीजों के लिए, लाने ले जाने के लिए कुशल परिवहन की जरूरत तो होगी आपको, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। अब ये जो है बाकी सारी चीजों के अलावा, जैसे शहरीकरण जो होता है जिसमें सेवा हो गया, व्यापार हो गया, उत्पादन हो गया, इन सब के अलावा सामाजिक संगठन या श्रम विभाजन के अलावा कुशल परिवहन जो है ये भी अहम रोल निभाता है किसी भी जो क्षेत्र के जो आपका नगरीकरण होता है उसमें। अब आता है कि जो नगरीकरण था, तो ये शुरुआती नगर थे, इन्होंने पहले किसका रूट अपनाया, लैंड रूट अपनाया, जमीन के रास्ते से जो है व्यापार का रास्ता अपनाया। अब यहाँ ना क्या करते थे ये कि एनिमल बैग पर जो है सामान लाद दिया, गधे जैसे हो गए उसके पीठ पे लाद दिया सामान जो है, या बैलगाड़ी से जो है ये जो है सामान की आवाजाही करते थे। तो इसमें ना थोड़ा ज्यादा समय लगता था, और इसमें पैसे भी ज्यादा लगते थे। पैसे ज्यादा क्यों लगते थे, समय ज्यादा क्यों लगते थे, कि भाई रोड ऊबड़ खाबड़ होते थे, रोड होते थे, डंग रोड होते थे, रफ रोड होते थे, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता था। और ऊपर से जो है क्या कि भाई जो एनिमल के लिए जो है आपको उसको भी जो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें, चारा वगैरह, तो उसको भी देना पड़ेगा। तो उसमें जो लागत जो है वो भी अधिक हो जाती थी। अब इस समय जो शहर है वो ना तो इतना खर्चा अफोर्ड कर सकता है, ना ही लागत इतना समय जो है उसके पास होता है शहरों के पास। ये नए शहर है, तुरंत में सारे रोड वगैरह तो बना नहीं देगी, तो इन्होंने दूसरे उपाय ढूंढे। दूसरे उपाय में क्या ढूंढा, दूसरे उपाय में ढूंढा जल मार्ग। आपने पहले पढ़ा था कि जैसे कि जो दजला और फरात है, यहाँ पे दो नदियां जो है बहती है, दजला और फरात नदी जो बहती है, और इसके साथ साथ आपने ये देखा था कि इसकी कई सारी धाराएं जो है दक्षिण में आने के बाद ये कई सारे रूट्स बन जाते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए जो जिसके पास जो नदी का जो मार्ग है, नदी मार्ग जो है
ये एकदम बेस्ट जो है ऑप्शन बन के निकलता है। इसके कई सारे फायदे थे, जैसे कि भाई इन्हें क्या करना पड़ेगा, लागत के रूप में सिर्फ एक नाव बनानी पड़ेगी इन्हें, और नाव जो है हवा की मदद से जो है गति प्रदान करेगा। इसमें आपको जानवरों के खर्चे जो है, जो चारे वगैरह के जो खर्चे हैं वो नहीं लगेंगे, यानी लागत जो है इसमें कम हो जाएगी, कॉस्ट जो है काफी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो है उबर खाबर जैसी समस्या जो है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नदियों के मार्ग से जो जाया जा रहा है, तो उबर खाबर जैसी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये टाइम सेविंग भी रहेगा। साथ साथ में क्या है कि ये कनेक्टिविटी के लिए भी अच्छा था, कि भाई अगर आपको दक्षिण के शहरों से जुड़ना है तो कनेक्टिविटी के लिए भी ये बेहतर है। इसके साथ साथ अगर बाहर की तरफ भी जुड़ना है, बाहर मान लो कि विदेश व्यापार करना है, तो फरात नदी आपको इधर ईरान में जाने में हेल्प करेगा, ईरान में पूर्वी प्रदेशों में जाने में हेल्प करेगा। बाकी जो यहाँ पे सीरिया हो गया, इराक हो गया, सॉरी लेबनान हो गया, तुर्की हो गया, या जो मिस्र के जो यहाँ तक कि जो मिस्र के जो देश हो गए, ठीक है, इन सबको भी आप कहाँ पहुंचा सकते हो, इन सबको भी यहाँ तक जो है ला सकते हो। तो ऐसे ही जो है यहाँ का जो फरात नदी है, यूफ्रेट्स रिवर है, वो विश्व मार्ग बनकर उभरा है। ठीक है, चलिए बच्चों ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगले टॉपिक बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक है आपका कि भाई लेखन कला की शुरुआत। जो आपका चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका लेखन कला, हम उसी की बात कर रहे हैं। लेखन कला की शुरुआत कब हुई? लेखन कला की शुरुआत जो है अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला की शुरुआत हुई है आपकी, वो 3200 ईसा पूर्व से हुई है। कब से हुई है? 3200 ईसा पूर्व से। जो 3200 ईसा पूर्व में लेखन कला की शुरुआत क्यों मानी जाती है? तो कई सारे जो टैबलेट्स जो हैं वो लिखे हुए मिले हैं यहाँ पे। जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे मिट्टी के टैबलेट्स मिले हैं, लगभग जो है कब के बने हुए? 3200 ईसा पूर्व के बने हुए। ये जो टैबलेट है लगभग कितने टाइप जो है, इस पे कई सारी लिस्ट मिलती है, लगभग 5000 से ऊपर लिस्ट मिलते हैं। किन चीज़ों के लिस्ट मिलते हैं? तो जो है ऑक्शन हो गए, या फिश हो गए, या जो ब्रेड हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे कि भी अनाज का, मछली का, और भी कई सारी चीज़ों का जो है, बैल का, नाव का, इन सब के चिन्ह मिले हैं। चिन्ह किसके ऊपर मिले हैं? तो ये जो मिट्टी का जो टैबलेट बनाया जाता था, पट्टिका जो बनाया जाता था, इसके ऊपर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया से। कहाँ से मिले बच्चों? दक्षिणी मेसोपोटामिया से। दक्षिणी मेसोपोटामिया में भी कहाँ से? उरुक नगर से। कहाँ से? उरुक नगर से। ठीक है, और उरुक नगर में भी कहाँ से? मंदिर से। ठीक है, तो 3200 ईसा पूर्व लेखन कला की शुरुआत, डेफिनेट क्वेश्चन है, आता ही आता है, कहाँ से कब शुरुआत हुई मेसोपोटामिया में जो है लेखन कला की? तो 3200 ईसा पूर्व। अब आता है कि जो ये जो पट्टिका बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी? तो पट्टिका जो है चिकनी मिट्टी का क्या करते थे ये लोग, जो है चिकनी मिट्टी को गूंथते थे, फिर थापते थे, और थापने के बाद जो है ऐसे करके मान के चले कि एक टैबलेट का शेप देते थे। जैसे फोन है वैसे टाइप का एक टैबलेट का शेप देते थे। इसके ऊपर जो है सरकंडा लेते थे, इसको छिलते थे, और बिल्कुल जब इसका छिलके नुकीला हो जाता था तो सरकंडे की जो नोक है, तीखी नोक है, उसके ऊपर जब पट्टी जो होती थी उसको गीले हाथ से हल्का सा वो करके, जब सतह उसकी बिल्कुल चिकनी होती थी, उसके ऊपर जो है तीखे नोक से वो लिखते थे। ये जो तीखे नोक से जो लिखा जाता था, जैसे मैंने आपको बताया, इस तीखे नोक से जो लिखने के कारण इसके जो चिन्ह थे वो कैसे थे? कीलाकार थे, जिसको क्या कहा जाता है? क्यूनिफार्मा। अगर चाहो आप तो क्यूनिफार्मा का अलग से वर्ड याद रख सकते हो कि क्यूनिस मतलब खूंटी और फार्मा मतलब आकार, है ना? क्यूनिस मतलब खूंटी और फार्मा मतलब आकार। तो शुरुआत में जितने भी अक्षर थे, चाहे वैसे तो अक्षर थे ही नहीं, शुरुआत में जितनी भी चीजें थी वो सारे के सारे क्या थे? चिन्ह थे। किस चीज के चिन्ह? तो जैसे मैंने बताया कि भाई बैल के चिन्ह थे, मछली के चिन्ह थे, या ऐसे भी कई सारे चिन्ह जो है यहाँ से टैबलेट से मिली थी, पट्टिकाओं से मिली थी। अगर हम अक्षर की बात करें, किलाकार अक्षर की, तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? 2600 ईसा पूर्व जो है सबसे पहले जो है किलाकार अक्षरों की शुरुआत हुई। अगर हम अक्षरों में बात करें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो सुमेरियन भाषा का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया होगा। सुमेरियन भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया होगा। तो जो क्यूनिफॉर्म लेटर है ये कब से आया? 2600 ईसा पूर्व से। तो ये हो गया आपका लेखन कला। अब आता है कि ये लेखन सिस्टम है, ये जिसकी राइटिंग सिस्टम है, इसको मैंने वैसे ब्लैंक छोड़ रखा है क्योंकि ये आसान है आपके लिए, कि ये जो राइटिंग सिस्टम है अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ के कई सारे अक्षर ऐसे मिले हैं जो क्या है कि पूरा का पूरा एक वर्ड है, पूरा का पूरा वर्ड है। जैसे होता है क्या कि लेटर्स वगैरह होते हैं ना, तो लेटर्स के साथ साथ कई जगह पे वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, अगला आता है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत हुई, तो यहाँ की लिटरेसी रेट, जो साक्षरता है वो कैसी थी? यहाँ की जो साक्षरता है वो कैसी थी? तो अगर हम साक्षरता की बात करें तो एक लाइन में हम कहेंगे कि जो साक्षरता है वो कम थी। कैसी साक्षरता थी? मेसोपोटामिया की जो साक्षरता थी वो कैसी थी? कम थी। साक्षरता दर जो है वो कम था। क्यों कम था? तो पहला कारण सबसे पहले क्या हो जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ साइन, यहाँ के जो चिन्हों की संख्या थी, चिन्हों की संख्या अगर हम बात करें तो बच्चों चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी। कैसे चिन्हों की संख्या थी? सैकड़ों में थी। अब ये जो सैकड़ों में चिन्ह थे, इतने सारे याद करने में जो है
जो है वो आसान नहीं था, इसलिए बहुत कम लोग ही पढ़ लिख पाते थे। आपके 26 लेटर आपको याद नहीं होते इंग्लिश के, आप सोच के देखिए 100 से ज्यादा लेटर कहाँ से याद हो जाएंगे इनके, है ना। इसके अलावा ये जो लेटर्स थे वो आसानी से समझ में भी नहीं आते थे। क्यों भाई आसानी से समझ में क्यों नहीं आते थे? तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होते थे, लेकिन जो पेचीदे अक्षर होते थे, पेचीदे अक्षर होते थे जो आसानी से समझ में नहीं आते थे, पेचीदे अक्षर होते थे, पेचीदे चिन्ह होते थे जो आसानी से समझ में नहीं आती थी। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जो है मेसोपोटामिया जो है इसमें साक्षरता दर काफी कम थी। अगर हम बात करें साक्षरता दर कम होने के बाद भी एक चीज आती है कि जो अगर मान लो कोई राजा अगर पढ़ा लिखा हो तो वो चाहेगा कि उसके राज्य में रहने वाले सभी लोग जो है उसको पता हो कि राजा जो है पढ़ा लिखा है, उसके राज्य में रहने वाले सभी लोग चाहेंगे कि सभी लोग को पता हो कि राजा पढ़ा लिखा है, और ये विशेष गुण के रूप में प्रचार प्रसार किया जाता है। चलिए एक स्टोरी दी गई है यहाँ से रिलेटेड आपकी कि भाई मेसोपोटामिया जो है उसमें राइटिंग का प्रयोग, यानी कि राइटिंग जो है लेखन कला जो है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया? ये लेखन कला का जो है अगर हम जैसे हम श्रेय जो है किसको देते हैं? मेसोपोटामिया वालों को देते हैं। तो मेसोपोटामिया वाले ये श्रेय किसको देते हैं? इसके लिए एक स्टोरी है, दो चार चीजें हैं जो आप याद रखोगे, फिर मैं आपको स्टोरी बता दूंगा। पहले तो आप ये याद रखो कि ये जो स्टोरी है वो कहाँ से है? ये सुमेरियन एपिक से है, एक सुमेरियन महाकाव्य से है, सुमेरियन महाकाव्य से। एपिक बोले तो महाकाव्य, महाकाव्य से है। किस चीज की स्टोरी है ये? महाकाव्य जो है किस चीज की स्टोरी है? तो एक स्टोरी है किस चीज के बारे में? एनमर्कम के बारे में, जो कौन है? उरुक नगर का राजा है। एनमर्कम कौन है? तो उरुक नगर का राजा है, इसके बारे में स्टोरी दी हुई है। कुछ कैरेक्टर्स और कुछ चीजें आप याद रखिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं इसको कि लेखन कला में जो है इसको क्रेडिट क्यों दिया जाता है, लेखन कला या व्यापार का क्रेडिट इसको क्यों दिया जाता है। तो जो एनमर्कर है वो चाहता है कि भाई लेपोलेजिस यानी कि लार्ज मनी उसे मिले, लार्ज मनी चाहिए उसे, लार्ज मनी, और क्या चाहिए उसे भाई? लार्ज मनी के साथ साथ जो है और उसे चाहिए कुछ कीमती पत्थर और धातु, कीमती पत्थर और धातु चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? मंदिर का ब्यूटिफिकेशन कर सके, मंदिर को सजाने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें बता दी आपको कि ये जो है ये स्टोरी जो आप पढ़ने वाले हो ये सुमेरियन महाकाव्य से है। यहाँ पे जो है एनमर्कम नाम का राजा है जो क्या है? उरुकनगर का राजा है, और इसे मंदिर को सजाने के लिए लार्ज मनी और कई सारे जो है प्रीशियस जो है मेटल्स वगैरह चाहिए थी। अब यहाँ पे ये जो मेटल्स वगैरह जो मिलेगी इसको, ये कहाँ से मिलेगी? तो ये मिलेगी इसको अरट्टा किंग से, अरट्टा किंग से, जिसके पास ये अपना मैसेज भेजता है। और यहीं से स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि भाई एनमर्कर नाम का राजा है जिसे क्या चाहिए? जिसे जो है लार्ज मनी चाहिए और धातु चाहिए, जो है कीमती धातु चाहिए, ताकि मंदिर को सजाया जा सके और बेहतर किया जा सके। इसके लिए वो एक पड़ोस के राजा जो है अरट्टा के पास, जो है पड़ोस का जो राज्य है अरट्टा, उसके पास अपना एक मैसेंजर भेजता है कि जाओ भाई उससे लेके आओ। जो मैसेंजर है वो जो है निकलता है, कई सारी जगहों को पार करता है, बीच में उन्हें सूसा के लोग मिलते हैं, जिन्हें वो पहाड़ियों से देखता है तो वो उन्हें कैसे दिखाई देते हैं? वो उन्हें चूहे की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि काफी ऊंचाई से देख रहा है इसलिए वो उन्हें चूहे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो पार करता है, पहले पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, ऐसे 6 पहाड़ी 7 पहाड़ी जो है पार करता है, माउंटेन रेंज पार करता है, और उसके पास पहुंचता है, अरट्टा के किंग के पास पहुंचता है। अरट्टा के किंग के पास जब ये पहुंचता है तो कहा जाता है कि भाई ये जो है मिक्स्ड अप कर देता है, या फिर तो ये कह लो कि भाई ये मैसेज सही से डिलीवर नहीं कर पाता है, या फिर आप ये कह लो कि भाई वो अपनी बातों को सही से समझा नहीं पाता है। अब जब ये समझा नहीं पाता है तो मैसेज कैसा हो जाता है? मिक्स्ड अप हो जाता है, मिक्स्ड अप हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में ये वहां के राजा को धमकी तक दे के आता है, ठीक है, धमकी तक दे के आता है, लेकिन फिर भी इसे जो चीजें प्राप्त करनी थी वो इसे प्राप्त नहीं होती। ठीक है, वापस आता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई 2 बार ये वापस गया, वापस आया। अगली बार जो है राजा ने क्या किया, इसे एक मिट्टी की पट्टिका दी जिसके ऊपर उन्होंने कुछ चिन्ह उकेर दिए, और वो पट्टिका दे दी उन्होंने किसको? उन्होंने मैसेंजर को। और ये जो मैसेंजर है इस पट्टिका को लेके अरट्टा के किंग के जो है उसमें आता है और उन्हें देता है, जिसे देख के जो अरट्टा का किंग है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो है रिटर्न लेटर्स देखे थे, लिखे हुए अक्षर देखे थे। तो ये लगभग आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। एक बार आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगला टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं आपका जो है कि भाई अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, और स्पेशली मंदिर और राजा की बात करेंगे हम। अगर हम बात करें साउथ मेसोपोटामिया की, दक्षिणी मेसोपोटामिया की, तो यहाँ पे जो नगर है वो कब बसने शुरू हो गए थे? नगर जो है 5000 ईसा पूर्व के आसपास से बसने स्टार्ट हो गए थे, है ना। मेसोपोटामिया में नगर कब से बसने स्टार्ट हो गए थे? स्पेशली दक्षिण भाग में। तो दक्षिण भाग में जो नगर है वो 5000 ईसा पूर्व से बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये जो 5000 ईसा पूर्व से जो है जो नगरें बनने स्टार्ट हुए थे, तो लगभग 3 तरह के नगर जो है वो विकसित हुए, जैसे कि मंदिर नगर जो कि इसके अराउंड डेवलप हुआ, टेम्पल्स के अराउंड जो है डेवलप हुआ।
व्यापारिक नगर जो कि ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हुआ, और फिर आता है शाही नगर जो इंपीरियल सिटी के रूप में डेवलप हुआ। ठीक है, अब कहने के लिए जो सदर्न मेसोपोटामिया है, इसमें जो अगर हम नगरों के विकास की बात करें तो इसमें शुरुआत में जो बाहर से जो लोग आए जिनके मूल निवास का नहीं पता है ना, उन्होंने क्या किया, कुछ जगहों को चुने और उन जगहों पर क्या किया, उन्होंने मंदिरों को बनवाया या कुछ पुराने मंदिर जो है उसका पुनर्निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। जो सबसे पुराना मंदिर था, जो सबसे छोटा ज्ञात मंदिर था, एक छोटा सा देवालय हुआ करता था। देवालय देवताओं का घर, ये कच्ची ईंटों से बने होते थे। तो छोटा सा देवालय जो सबसे पहले प्राप्त हुआ है ना, ये जो अर्ली सेटलर्स थे इनके ओरिजिन के बारे में नहीं मालूम है ना, और इन्होंने क्या किया, कुछ स्पोर्ट्स पे जो है टेम्पल्स बिल्ड किए, सेलेक्टेड स्पोर्ट्स थे उन पर टेम्पल्स बिल्ड किए। नेक्स्ट आता है कि भाई जो जो ये है जो मंदिर है, जो अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता हैं उनके क्या होते थे, ये रेजिडेंस होते थे। जो मंदिर होते थे वो अलग अलग देवताओं के रेजिडेंस होते थे, निवास स्थल होते थे। जैसे आपकी उड़ हो गए है ना, चंद्र देवता हो गए, ठीक है, उड़ जो है चंद्र देवता हो गया, इंदाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी हो गई है ना, और मून गॉड, और इंदाना जो है गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। नेक्स्ट देखते हैं भाई देवी देवता जो है वो पूजा का जो केंद्र बिंदु होता था, और लोग जो है इस पर क्या करते थे, लोग जो है इस पर जो है चढ़ावा चढ़ाते थे। लोग इस पर जो है देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली। अच्छा, मछली के बारे में बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ है, स्पेशली वहां के मंदिर के जो फर्श है वहां से मछलियों के कांटे मिले, हड्डियां मिली है, ठीक है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि मछलियों को भी ये चढ़ाते होंगे। ऐसा क्यों करते होंगे, तो कहने के लिए जो यहाँ के लोकल थे, यहाँ के जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, उनका मानना कि जो आराध्य देव होते हैं वो क्या होते हैं कि खेत के, मत्स्य के, पशुधन के स्वामी होते हैं, जो उनकी ही देन है, इसलिए वो उनके ऊपर चढ़ाते हैं। कौन कौन सी चीज डाइटरी बोलते हैं, ये जो है क्या कंसिडर किए जाते हैं, किस चीज के रूप में, ऑनर के रूप में, कि भाई चाहे वो फिशरीज है या जो फार्म है या जितने भी चीजें हैं उनके पास, वो सारा के सारा किसकी देन है, डाइटरीज की ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई जो ये सारी चीजें, चाहे अनाज हो गया, मत्स्य हो गया, और भी कई सारी चीजें जो है जो चढ़ाए जाते थे मंदिर पे, तो मंदिर क्या करता था इनका, तो मंदिर जो है उन्होंने इसको किस चीज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में इनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि तेल पेरने का काम, ऑयल प्रेसिंग हो गया, ठीक है, ग्राइंडिंग हो गया, आटा पीसने का काम, स्पिनिंग हो गया, कताई करने का काम, वेविंग ऑफ वूल्स हो गए, जो है ऊन से जो है कपड़े वपड़े बनाने का काम जो है ये शुरू कर दिया। ये सारे काम कहाँ किए जा रहे थे, ये सारे काम टेम्पल्स में किए जा रहे थे, मंदिर के अंदर ही किए जा रहे थे। अब ये जो मंदिर के अंदर जो सारे सारे काम किए जा रहे थे, तो मंदिर जो है धीरे धीरे जो है और भी कई सारे क्रियाकलाप जो है करने लगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट देंगे उन प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे, गुड्स में चेंज कर देंगे, उन प्रोडक्ट को गुड्स में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे मंदिर जो है धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा रहा है। इस क्रियाकलाप के बढ़ने के चलते जो मंदिर जो है वो मुख्य शहरी संस्था के रूप में उभर कर आता है। जैसे आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं उसके रूप में ये उभर कर आता है। तो मंदिर जो है वो अपने चीज को एक्सपेंड करने लगता है और जो है एक अर्बन इंस्टीट्यूट के रूप में सामने आता है। क्या क्या काम करता है, तो जैसे हाउस होल्ड के लिए जो चीजें जो है वो उपलब्ध करवाना, ठीक है, इसके अलावा जो है जो मर्चेंट्स को एम्प्लॉय करना, ठीक है, व्यापारियों को नियुक्त करना, जो अनाज हो गया, पशु हो गए, है ना, स्पेशली जो है प्लग वाले एनिमल, जौ की शराब हो गई, है ना, इसके अलावा मछलियां हो गई, ये सारी चीजें जो है मंदिर क्या करने लगता है, आवंटित करने लगता है, उसको लिखित दस्तावेज मिलते हैं। यानी कि जो मंदिर है उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो रखे हैं संभाल के। जो आपने पिछले टॉपिक में जो आपने देखा था कि कैसे 5000 से अधिक जो सूचियां मिलती है, वो इन मंदिरों से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक। हाँ जी बच्चों, कहने की मेसोपोटामिया की जमीन है वो काफी उपजाऊ है, इसके बावजूद भी कृषि कई बार संकट में आ जाती है। जमीन काफी उपजाऊ होने के बावजूद भी, स्पेशली साउथ मेसोपोटामिया में जमीन काफी उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि संकट में आ जाती थी। कई बार जो है फर्टिलिटी होने के बावजूद भी दिक्कतें होती थी। तो इसके क्या कारण थे, तो एक तो प्राकृतिक कारक बताया जा रहा है, दूसरा मानवीय कारक बताया जा रहा है। प्राकृतिक कारक कौन से, तो प्राकृतिक कारक में जो फरात नदी है वो उसकी जलधाराओं में या उसकी धाराओं में, उसके चैनल्स में कई बार जो है पानी ज्यादा हो जाता था, ओवरफ्लो करता था, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि उसकी जलधाराओं में पानी कम होता था, तो सूखे जैसी समस्या या पानी का शॉर्टेज होता जाता था। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि नदियां जो है अपना मार्ग बदल लेती है। देखो हिस्टोरियंस बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे विस्थापन की समस्या थी, विस्थापन की समस्या थी। गांव जो है कई बार बदलते रहते थे, गांव जो है कई बार विस्थापित होते थे, गांव जो है कई बार विस्थापित होते थे। तो संभवतः जो है ये जो नदियां मार्ग बदल लेती थी, इसी की वजह से गांव विस्थापित होते थे। इसके अलावा दूसरा कारक है मानवीय कारक। अब मानवीय कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, तो देखो ये नदी अगर बह रही है तो इसकी जो ऊपर के जलधाराओं में रहने वाले लोग हैं, ऊपर जो है रहने वाले जो लोग हैं, ये क्या करते थे, जलधाराओं से इतना पानी डाइवर्ट कर लेते थे, इतना ज्यादा डाइवर्ट कर लेते थे
अपने खेतों में इतना ज्यादा पानी डाइवर्ट कर लेते थे कि जो नीचे के रहने वाले लोग हैं इन तक जो है उतना ज्यादा पानी पहुंच ही नहीं पाता था। ठीक है, एक तो ये कारण थे। दूसरा क्या था कि ये दूसरा जो है नदी के तल को ऊंचा कर देते थे, ब्लॉकेज जो है वो खड़ी कर देते थे। ब्लॉकेज क्या? तो ब्लॉकेज ये कि भाई मान लो इन्होंने खेत की सफाई की, खेत की सफाई की, अभी खेत की सफाई करने के बाद, खेत की सफाई करने के बाद जो जितना भी इनके पास जो कूड़ा कचरा आया वो सारा कहाँ डाल दिया इन्होंने? नदियों में ही डाल दिया। अब ये नदियों में जो कूड़ा कचरा डाल देंगे इससे क्या होता था कि नदी का तल ऊंचा हो जाता था, जिससे पानी का फ्लो आगे तक नहीं पहुंच पाता था। ये कुछ कारण है जिस कारण से जो है क्या है, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो बार बार विस्थापित रहते थे, ये इन कारणों से। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देख लिया भाई जो है उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि संकट देख लिया। तो कृषि संकट की वजह से यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भाई लैंड के लिए, वाटर के लिए जो है क्या होते थे, फाइट होते रहते थे, है ना। जो जल और जमीन के लिए यहाँ पे लड़ाइयां होती रहती थी, ये विस्थापित होते थे तो लड़ाइयां होती थी। अब देखो जो लड़ाइयां होंगी वो किस लिए होंगी कि भाई उपजाऊ जमीन ज्यादा कौन प्राप्त करता है, जल पर किसका ज्यादा नियंत्रण होता है, क्योंकि जो खेती करना ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन का हिस्सा था और दिनचर्या का हिस्सा था। तो क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई जो जब ये इनके बीच में लड़ाई होती थी तो इससे क्या होता था कि कभी कभार अलग अलग समुदाय जो है आपस में बीच में लड़ते थे। जो समुदाय का मुखिया जीत जाता था वो अपने साथियों को जो है क्या करता था, लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देता था। भाई ये लूट का माल जो है बांटकर उन्हें जो खुश किया जाता था, इसका एक बड़ा रीजन था। क्या बड़ा रीजन था? कि भाई जो अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनका इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा, तो ये अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो है क्या करते थे, अपने फ्लोर की संख्या बढ़ाने के लिए, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते थे, ये जो है लूट का माल आपस में जो है बांट देते थे, अनुयायियों में बांट देते थे। और जो ये हारे हुए समुदाय के लोग होते थे उन्हें क्या बना देते थे, गार्ड बना लेते थे, उनका अपना सर्वेंट बना लेते थे। जो हारे हुए जो लोग हैं उनको गुलाम बना लेता था और इन्हें जो है किस चीज के ऊपर रखा जाता था, नौकरी के ऊपर रखा जाता था, चौकीदार वगैरह जो है नौकर वगैरह का काम इन्हें दिया जाता था। अगर हम बात करें कि ये जो मुखिया होते थे जो लड़ाइयां जीतते थे या जो मान लो कि भाई पूरे समुदाय को लीड करते थे, ये भी फिक्स नहीं थे। ऐसा नहीं है कि ये मुखिया बन गए तो हमेशा ये बने ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई मुखिया है आज तो उसे कल किसी और द्वारा जो है चैलेंज किया जा सकता है, उसे चुनौती दी जा सकती है। तो ये स्थायी नहीं होते थे। जो मुखिया होते थे उनको चैलेंज किया जा सकता है और फिर अगर कोई चैलेंज करने वाला जीत जाए तो उसे फिर मुखिया नियुक्त किया जाएगा, वो फिर मुखिया जो है बन जाएगा। लेकिन बाद में ये व्यवस्था चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? तो जो मुखिया हैं उन्होंने जन कल्याण पर ज्यादा काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने जो है किस चीज के ऊपर अटेंशन देना शुरू किया, वेलफेयर के ऊपर जो है अटेंशन देना शुरू कर दिया। अभी जो वेलफेयर के ऊपर अटेंशन देना शुरू किया उन्होंने, उससे क्या हुआ कि नई नई जो है संस्थाएं बनने लगी, नई नई परिपाटियां स्थापित हो गई, नई संस्थाएं जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है और प्रैक्टिसेस जो है, इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर स्थायित्व ला दिया। क्या स्थायित्व ला दिया? तो जो मुखिया है वो अब ज्यादा प्रभावशाली होते थे, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा जो है संख्या में बढ़ रहे थे। या फिर कह लो कि भाई एक तरह से मुखिया जो है वो उनका ट्रांजेक्शन किसमें हो रहा है, तो एक तरह से मुखिया जो है वो उनका राजा में जो है ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ देखते हैं कि जो विजेता मुखिया थे अब वो क्या करते थे, कीमती धातु जो है, कीमती भेंट जो है, प्रीसियस गिफ्ट जो है वो किसको ऑफर कर रहे थे, ये जो है देवताओं पर ऑफर कर रहे थे। जैसे आपने प्रीवियस जो है जब भाषा वाला पढ़ रहे थे इसमें कि भाई जो कैसे जो है व्यापार को और जो है लेखन कला को प्रोत्साहित किया, तो उसमें एन मरकर की स्टोरी पड़ी थी। एन मरकर भी क्या कर रहा था, एन मरकर भी जो है लार्जुद मनी जो है ला रहा था या बाकी कीमती धातु ला रहा था किस चीज के लिए, मंदिरों को सजाने के लिए। तो ये काम किसका बन गया, ये काम बन गया राजाओं का, कि जो क्या करते थे कि भाई मंदिरों को, देवी देवताओं पर चीजें अर्पित करते थे, मंदिरों को भव्य बनाने की कोशिश करते थे, उसमें दान अनुदान वगैरह देते रहते थे और भी सारे काम जो है करते रहते थे। इस काम ने क्या किया, राजा का स्थान जो है काफी समुदाय में ऊंचा कर दिया। भाई देवी देवताओं से राजा अपने आप को जुड़ा हुआ मानते थे या जुड़ा हुआ माना जाता था उनको, और इससे क्या हुआ कि उनका जो स्थान है वो ऊंचा हो गया, उनका नियंत्रण भी समाज में बढ़ गया, है ना। जो इनकी पोजीशन हाई हुई और कंट्रोल भी जो है स्टैब्लिश हुआ। अब इससे जो है जब कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ तो कहीं ना कहीं इंपीरियल सिटी जो है यहाँ एग्जिस्ट करेगी। कैसे? तो जब जो है ये ऑफर करेंगे उनको कि भाई आओ, देखो लैंड की वजह से और वाटर की वजह से फाइट भी हो रही है, तो इसमें जो है वो ऑफर करेंगे जो है कि भाई आओ और मेरे सराउंडिंग में बस जाओ, मैं आपको क्या करूंगा, फर्टाइल लैंड दूंगा और जो वाटर वगैरह जो है उसकी भी शॉर्टेज नहीं रहेगी। तो ऐसे में वो अपने आसपास ही क्या करेगा, ऐसे में वो अपने आसपास ही जो है, जो राजा है वो अपने आसपास ही जो समुदाय, वो ये अपने आसपास ही क्या करेगा, लोगों को बसा लेगा। जब ये अपने आप को ही अपने आसपास ही लोगों को बसाना शुरू कर देगा
लोगों को बसाना शुरू कर देगा। तो इससे कई सारे फायदे हैं, लोगों को भी होगा, समूह में रहने का फायदा लोगों को भी होगा, और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, सबसे ज्यादा फायदा जो है इस किंग को होगा, यानी कि जब भी इसे सेना चाहिए होगा तो यहीं से ये बना लेगा। तो इस तरह से जो है एक तरह से इंपीरियल सिटी भी जो है आपकी बन जाएगी, या फिर कह लो इस तरह से जो है राजा जो है अपने आप को और मजबूत कर पाएगा। चलिए बच्चों इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बच्चों, लगभग इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपका दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण, मंदिर और राजा जो है, इस वाले टॉपिक को लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बच्चों पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। भाई उरुपनगर में, उरुपनगर की अगर हम बात करें तो उरुपनगर जो है 3000 ईसा पूर्व के आसपास ये लगभग 250 हेक्टेयर में फैली थी, और ये 2800 ईसा पूर्व आते आते 400 हेक्टेयर में फैल गई थी। अगर आप आगे ये B12 में आप उसके बारे में पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ोगे, लगभग उससे दुगना है, ठीक है, लगभग उससे दुगनी है। तो कह रहे हैं कि भाई जो पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, शहरीकरण जो है वो क्षेत्र में हो रहा था। तो इसके अलावा जो है पूरे क्षेत्र में जो है आपको शहरीकरण के अलावा और भी कई सारी गतिविधियां इस पूरे टॉपिक के माध्यम से आपने किया। आगे देखते हैं, अब इसको कंप्लीट करते हैं जस्ट कि भाई जो यहाँ से ना दक्षिण मेसोपोटामिया के स्पेशली मंदिरों से सैकड़ों राशन की सूचियां मिली है, जिसमें अनाज, कपड़े, तेल आदि की जो है लिस्ट दी हुई है। ये मोस्ट ऑफ यहाँ पे काम किससे करवाया जाता था, तो जो युद्धबंदी हुआ करते थे या स्थानीय लोग होते थे उनसे काम करवाया जाता था। शासक के आदेश पर मंदिरों में कई प्रकार के काम होते थे, जैसे कि पत्थर तोड़ने का काम होता था, ठीक है, धातु खरीदने लाने का काम होता था, मिट्टी के शंकु बनाए जाते थे, ईंटें बनाई जाती थी, मंदिर में लगाए जाते थे। इसके साथ साथ लोगों को रोजगार मिलता था, जो मिट्टी से जो है ईंट बना रहा है या शंकु बना रहा है उसको रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई धातु या मजबूत लकड़ियां यहाँ से मिलेंगी नहीं तो वो भी बाहर से लाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी लाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, शहरी जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो शहरों में कौन रहा करते थे बच्चों, शहरों में ज्यादातर जो है उच्च और सामान्य वर्ग के दोनों के लोग रहा करते थे। हाँ, इस टाइम तक समाज में उच्च वर्ग सम्राट वर्ग की शुरुआत हो चुकी थी, सम्राट वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। अगर हम मेसोपोटामिया के समाज की बात करें तो मेसोपोटामिया के समाज में उच्च वर्ग जो है और सामान्य वर्ग दोनों ही मिलते हैं, खासकर शहरों में। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई उच्च वर्ग की जानकारी कैसे मिलती है, सामान्य वर्ग की कैसे मिलती है। तो उच्च वर्ग की जानकारी जो है उनके ज्यादातर जो उच्च वर्ग की जानकारी होती है उनकी जो है कब्रों से मिलती है, जैसे राजा महाराजाओं की जानकारी जो है या फिर जो उच्च वर्ग की जानकारी है मोस्ट ऑफ कब्रों से मिलती है, बड़ियड से ही मिलता है। कौन कौन सी चीजें मिलती है बड़ियड में, तो कह रहे हैं कि भाई आभूषण मिलते हैं, ठीक है, ज्वेलरी आपकी, सोने के पात्र, गोल्ड वेसल्स जिसको बोलते हैं, सफेद सीपियां, व्हाइट शेल्स। इसके अलावा लेपिस लेजिस जो है वो वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे लार्ज वर्क मनी जो है जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र। इसके साथ साथ कई बार सोने के सजावटी खंजर, गोल्डन डैगर जो है वो भी इनके जो है उससे मिले हैं, बड़ियल से मिले हैं, इनके जो है कब्र से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें कि जो है जो सामान्य लोगों की, तो सामान्य लोगों की जो जानकारी है वो ज्यादातर लीगल टेक्स्ट से मिल रहा है, कानूनी दस्तावेज से मिलता है, जैसे विवाह से संबंधित जानकारी या उत्तराधिकार से संबंधित जानकारी जो है ये किससे मिलते हैं, ज्यादातर जो है लीगल टेक्स्ट से ही मिलते हैं। अगर हम बात करें सामान्य लोगों की और इसकी बात करते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। अब आते हैं आगे कि मेसोपोटामिया में जो परिवार है, मेसोपोटामिया के समाज में जो परिवार है वो न्यूक्लियर फैमिली को ज्यादा जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली की फॉलो करते हैं, जिसमें हेड जो है वो फादर ही होता है। वैसे एक्चुअली में होता क्या न्यूक्लियर फैमिली, तो जिसमें हस्बैंड वाइफ और जो बच्चे हो, ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली। कौन कौन, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली। मेसोपोटामिया केस में एक चीज और भी देखते हैं कि जो न्यू कपल है, न्यू मैरिड कपल, ये जो है ज्यादातर जो है कुछ दिनों तक जो है माता पिता के साथ ही रहते थे, तब जाके वो अलग होते थे। न्यूली मैरिड कपल जो है साथ में ही रहते थे कुछ दिनों तक। मेसोपोटामिया के समाज में अगर हम वैवाहिक प्रक्रिया की बात करें तो वैवाहिक प्रक्रिया के बारे में भी कई सारे जो है वो मिलते हैं, पट्टिकाओं पे लिखे हुए मिलते हैं, तो इसके बारे में भी अच्छा खासा जानकारी हम जुटा सकते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि विवाह करने के लिए जो है इच्छा जाहिर करनी होती थी, यानी कि पहले बताना होता था कि ब्याह का उम्र हो गया मेरा, है ना, तो इसके बारे में घोषणा करनी होती थी, घर में परिवार वालों को बताने होते थे। और घर में परिवार वालों को बताने के साथ साथ भाई जो है वधु पक्ष जो है वो राजी हो तो जो है, यानी उनके माता पिता जो है अगर उनकी सहमति हो, उनका परमिशन हो, तो ही विवाह हो सकता था। अब जब मान लो परमिशन मिल गया तो वर पक्ष वाले क्या करेंगे, वर पक्ष वाले जो है वधु पक्ष वाले के लिए उपहार लेके आते थे, वर पक्ष वाले वधु पक्ष वाले के लिए क्या लेके आते थे, उपहार लेके आते थे। इसके साथ साथ जो है विवाह की रस्म पूरी की जाती थी। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद जो है दोनों पक्ष जो है क्या करते थे, उपहारों का आदान प्रदान करते थे, एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर जाकर जो है भेंट चढ़ाया करते थे। अब मंदिर जाने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग, सारी चीजें आप देख रहे हो कॉमन ही है, जैसा हमारे में होता है वैसे लगभग यहाँ मेसोपोटामिया में भी है, बस एक चीज चेंज है। क्या चेंज है कि जो नव वधु है, यानी कि जो न्यूली मैरिड ग्रूम है ना,
तो ब्राइड को लेने के लिए उसकी जो सास है वो आती थी, है ना, कि जो नव वधु है उसको लेने के लिए उसकी सास जो है वो आती थी। और उस समय जो है पिता क्या करते था, उसे दाय यानी एक तरह से दहेज ही मान लो, उस टाइम भी चलता था, ठीक है। तो ये दाय का हिस्सा जो है उसे दे दिया जाता था। हालांकि जो पशुधन हो गए, खेत हो गए, या जो पिता की संपत्ति हो गई, वो ज्यादातर किसको प्राप्त होती थी, पिता की संपत्ति ज्यादातर पुत्रों को ही प्राप्त होती थी। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आपका जो वैसे इसी का पार्ट है जिसमें आप किस चीज के बारे में पढ़ोगे कि भाई उर नगर के नियोजन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, उर नगर के नियोजन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए फिर एक और टॉपिक उठाते हैं, यही आपका इसी टॉपिक में कि भाई शहरी जीवन के टॉपिक में आपका उर नगर की हम विशेषताओं की बात करेंगे। उर नगर जो है वो नगर है जिनकी जो अगर हम बात करें खुदाई, तो 1930 के दशक में जो है इनकी खुदाई 1930 में सबसे पहले नगरों में जो है इन्हीं नगर की खुदाई की गई थी और कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। ये जो उरुक नगर है ये लगभग मेसोपोटामिया की ही समकालीन नगर है, सॉरी मेसोपोटामिया और जो हड़प्पा सभ्यता में है लगभग समानताएं हैं। तो उर नगर जो है मोहनजोदड़ो की समकालीन है, कई बार इसकी तुलना भी की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या कह रहे हैं कि उरुक नगर की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले जो है बात की जाती है कि उरुक नगर जो है इसमें नगर नियोजन का अभाव देखने को मिलता है आपको, लैक ऑफ टाउन प्लानिंग। भाई टाउन प्लानिंग की जो है कोई वो नहीं की गई थी, नियोजन नहीं किया गया था। जैसे कि आप मोहनजोदड़ो में देखते हो कि पूरा का पूरा नगर जो है नियोजित नगर था, जैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कैसे पता चलता है कि नियोजित नगर नहीं थे, तो यहाँ की जो गलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है और संकड़ी है, यानी कि काफी ज्यादा नैरो है और विंडिंग है, जिसकी वजह से जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि घरों तक जो है बैलगाड़ी या फिर जो अन्य कोई वाहन जो है वो नहीं ला जा सकते। भाई क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे जो गलियां हैं वो काफी संकरी हैं और टेढ़ी मेढ़ी हैं। सामान को फिर लाया ले जाया जाए घर तक, वो कैसे, तो भाई सामान लाने ले जाने के लिए जो है जानवर, जो ऐसे जानवर जिसको मालढोला जो है रहता है, जैसे गधे वगैरह जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके पीठ पर लाद कर जो है सामान जो है घर तक पहुंचाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टिंग एनिमल जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ साथ आता है कह रहे हैं कि जो अनप्लान था ये, इसका एक और कारण दिखता है कि यहाँ के जो घर का भूखंड है वो एक जैसा नहीं है। जैसे अगर आप मोहनजोदड़ो को देखोगे तो उसमें पता चलता है कि भाई जो जितने भी घर हैं वो सीक्वेंस में बने हुए हैं, वो सीक्वेंस में बने हुए हैं। यहाँ पे आपको ये जो घर है वो सीक्वेंस में बने हुए देखने को नहीं मिलेंगे। वो लोग आ रहे हैं, सीक्वेंस में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की तरह जो है यहाँ की गलियां या जो नालियां हैं, गलियां और जो नालियां हैं वो उसकी तरह जो है प्लानिंग इसकी नहीं की गई थी। अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ पे गलियां और नालियां नहीं थी। यहाँ पे जो नालियां हैं वो घरों के भीतरी आंगन में ही देखने को मिलेगा आपको, गली के भीतरी आंगन में ही देखने को मिलेगा, घर के भीतरी आंगन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो घर के भीतरी आंगन में ये देखने को मिलेगा आपको, तो ये क्यों बनाया गया था, तो ये इसलिए बनाया गया था तो घर का पानी हो गया या बारिश का पानी हो गया, ये सारा का सारा जो है आंगन में एक हौज बना दिया जाता था, उसी हौज में ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता था। ये सोचते थे कि शायद इससे जो है गलियों में जल का भराव नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये मोहनजोदड़ो से डिफरेंस था, और यहाँ पे इंडोर ड्रेनेज सिस्टम था, और ये हाउस होल्ड की जितनी जो चीज होती थी या रेन वाटर जो होता था वो कहाँ जो है सम्प किए जाते थे, ये जो है फ्लोर होता था सम्प्स में, जो कि आंगन के अंदर ही बनाए जाते थे। लोग जो है अपना सारा पूरा कचरा क्या करते थे, बाहर फाड़ कर और गलियों में डाल देते थे। ये जो सारा सीप करके गलियों में डाल देते थे, इससे क्या होता था कि जो गलियों की सतह है वो ऊंची हो जाती थी, क्योंकि लोगों के पैर के नीचे दबता था, ये ऊंची हो जाती थी। इसकी वजह से इन्हें जो है क्या करना पड़ता था कि भाई ओवर द टाइम इन्हें जो है जब गलियां ऊंची जाती थी तो इन्हें दहलीज भी ऊंची करनी पड़ती थी। दहलीज ऊंची करने का क्या रीजन है, दहलीज ऊंची करने का रीजन है कि अगर ये नहीं करेंगे तो वर्षा के बाद जो सारा कीचड़ उनके घर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये लोग प्राइवेसी को भी बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। प्राइवेसी को वैल्यू करते थे, किस बात से पता चलता है, तो यहाँ पे आपको खिड़कियां देखने को नहीं मिलेगी, तो ये पता चलता है कि ये प्राइवेसी को कितना वैल्यू करते थे। यहाँ से कुछ शकुन अपशकुन भी देखने को मिलते हैं आपको, जैसे 3 तरह के, स्पेशली जो सबसे पहला है कि घर की दहलीज जो है ऊंची हो तो क्या हो सकता है, धन दौलत आता है। दूसरा क्या कि भाई जो आपके घर का दीवार, आपके घर का दरवाजा है सामने, घर के दरवाजे के सामने ना खुले तो ये सौभाग्य की बात होती है। और घर का मुख्य दरवाजा लकड़ी का अगर वो अंदर की तरफ ना खुल के बाहर की ओर खुलता हो तो पति पत्नी में झगड़ा हो सकते हैं, कलेश हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ शकुन अपशकुन भी यहाँ पे माने जाते थे। चलिए